आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यूपी में कोरोना के आंकड़े 2400 से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी सरकार लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयासरत है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना के 433 हॉटस्पॉट क्षेत्र किए गए हैं चिन्हित। यूपी के लगभग 60 जिलों में कोरोना का कहर। बड़ा सवाल, कैसे होगा कोरोना वायरस का खात्मा? कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। वहीं यूपी के लगभग 60 जिले कोरोना की चपेट में हैं और अब तक 40 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। यूपी सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2400 को पार कर गया है। इतना ही नहीं, यूपी में अब प्रतिदिन सैकड़ों नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं यूपी का आगरा जिला तो कोरोना का हब बनकर रह गया है। अकेले आगरा में ही 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल 127 नए मामले आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या इस समय प्रदेश में 1756 डिस्चार्ज हुए मरीज 656। 43 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कुल केसेस की संख्या 2455 ये 64 जिलों से 64 डिस्ट्रिक्ट से प्रकरण आए हैं, जिनमें से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। 6 कल प्रयोगशालाओं को 3356 सैंपल्स भेजे गए और प्रयोगशालाओं ने कल 4431 सैंपल्स का परीक्षण किया। जो 4431 जो हमारा थोड़ा बैकलॉग था उसको वो क्लियर हो रहा है। कुल जो आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या है इस समय वो 1841 और फैसिलिटी क्वारंटाइन में जो लोग रखे गए हैं उनकी संख्या 11769। वहीं यूपी के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करने, फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे योगी सरकार के कामों की जानकारी देने के साथ ही किसानों का भी जिक्र किया। साथ ही दूसरे राज्यों से स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लाए जा रहे श्रमिकों की भी जानकारी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों की भी जानकारी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कोरोना के प्रति किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए ये बताया कि अब तक 433 हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं और कम्युनिटी किचन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना भेजा जा रहा है। ये बताने में हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी जो पहली खेप ट्रेन की थी वो चल चुकी है और जो पहली ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चली है वो नासिक से आज सुबह 10 बजे के आसपास चली है और लगभग 845 हमारे श्रमिक भाई और वहां कामगार जो है उस ट्रेन में बैठकर चले हैं। जो झांसी कानपुर के रास्ते लखनऊ तक जो है कल आ जाएगी। उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि जैसा मैंने कल और परसों बताया था कि हमारे प्रदेश में 52,000 और बेड्स L1, L2 और L3 लेवल पर बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसकी कार्ययोजना लगभग अंतिम हो गई। एक भी वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर युक्त बेड। उन 20 जनपदों में वेंटिलेटर अगले 3-4 दिन के अंदर खरीदकर उन जनपदों में जहां बिल्कुल भी वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर युक्त बेड्स किए जाए। 35,174 FIR दर्ज कर दी गई है और कुल मिला के 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम ये भी आपको बता दें, इस बीच में इसी एक्ट के अंतर्गत व्यापक बढ़ोतरी हुई है कार्रवाई की। 571 FIR अब इसी एक्ट की दर्ज कर दी गई है, 571। और इसके अलावा वाहनों की चेकिंग में भी जो है चालान की संख्या अब 7,57,000 हो गई है
और 34,000 से अधिक वाहन को सीज कर दिया गया है और 14 करोड़ राशि जो है वो अब जमा हो गई है, जो लोगों से जमा की गई। हॉटस्पॉट्स के बारे में आप लोग सब जानना चाहते हैं। कुल अब 433 हॉटस्पॉट्स हैं प्रदेश में, 286 थानों में, 7,86,000 मकान चिन्हित हैं, लगभग 45,000 की पॉपुलेशन है, 45 लाख की पॉपुलेशन है हॉटस्पॉट्स में। और हॉटस्पॉट्स में जो है लगभग हमारे 3/4 केसेस हॉटस्पॉट्स के अंदर ही स्थित हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। देश में कोरोना के अब तक 37,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी में कोरोना के 500 से अधिक मामलों को लेकर आगरा टॉप पर है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अब तक 10,000 लोगों को कोरोना के कहर से बचाया जा चुका है, लेकिन 1200 से ज्यादा लोगों की देश भर में कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। लखनऊ से नितिन कुमार, प्राइम न्यूज। देश में लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से चालू होगा, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी अभी से चौकन्ने हैं। इसी के तहत डीएम और एसएसपी ने निजी वाहन से शहर का जायजा लिया और पुलिस की चौकसी पर संतुष्टि जताई। डीएम एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण। निजी वाहन से निकले निरीक्षण करने, पुलिस की सतर्कता पर जताई संतुष्टि। हर चौराहे पर पुलिस ने रोकी डीएम एसएसपी की गाड़ी। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन कोरोना की कमर तोड़ने में जुटे योद्धा भी जी जान से लगे हैं। इसका नमूना उस समय देखने को मिला जब बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार एसएसपी के साथ औचक निरीक्षण पर निकले। डीएम और एसएसपी दोनों एक निजी गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी निकल पड़ती है। ये दोनों गए तो थे पुलिस की मुस्तैदी का निरीक्षण करने, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इनका ही चालान कटने की नौबत आ गई। डीएम रविंद्र कुमार के मुताबिक बुलंदशहर जिले में अब पहले से ज्यादा पुलिस मुस्तैदी बरत रही है। पहले पुलिस न तो ज्यादा पूछताछ करती थी और न ही ज्यादा चेकिंग, लेकिन आज डीएम एसएसपी के वाहन को लगभग हर चौक चौराहे पर रोका गया और उनसे बाहर निकलने पर जवाब मांगा गया। दवा लेने की बहानेबाजी करके डीएम एसएसपी काफी देर तक तो बचते रहे, लेकिन एक जगह खुद ही फंस गए। क्या है पूरी कहानी, आइए खुद सुनते हैं डीएम रविंद्र कुमार की जुबानी। देखिए, पूर्व में हम लोग पूर्व में भी ऐसा किए हैं, निजी वाहन से निकले हैं। निजी वाहन से गुप्त रूप से निकलने से जो रियलिटी है उसका पता लगता है। तो मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लेट नाइट भी निकले हैं, अर्ली मॉर्निंग भी पूर्व में भी निकले हैं, आज भी निकला। तो पूर्व की तुलना में आज बहुत अच्छी स्थिति पाई गई। पूर्व में रोकना टोकना कम होता था चौक चौराहे पे, आज लगभग सब जगह रोका टोका गया और जहाँ भी रोका जाता था तो ये पूछा जाता था, आप 4 पहिए गाड़ी से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मोस्टली हम लोग ये बताते थे कि बगल से दवाई लेके जा रहे हैं। और एक जगह पास मांगा गया। अब चूँकि हम लोग वस्तु स्थिति का जायजा लेने गए थे तो पास था नहीं, तो उन्होंने तो लिटरली चालान भी काटना शुरू किया था। तब बताया गया कि हमारे आगे जो गनर बैठे थे उन्होंने सादे कपड़े में बैठे थे, उन्होंने बताया कि ये फील्ड राउंड पे जा रहे हैं, तब छोड़ा गया। तो अभी पुलिस और प्रशासन बहुत चौकन्ना है और किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 1-2 खामियां मिली कि 2 पहिए पे 2 लोग बैठ के जा रहे हैं और हम लोगों ने, हमें लगता है कि कई हजार लोग देखे, जिसमें से 4-5 केस हमें बिना मास्क के मिले, तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार की लोगों के सेवा भाव को लेकर अक्सर चर्चा होती है। खासकर कोरोना काल में वो आगे बढ़कर समाज की सेवा कर रहे हैं। दवाइयों की सप्लाई से लेकर राशन की सप्लाई तक, जरूरतमंदों तक कम्युनिटी किचन के जरिए भोजन पहुंचाने से लेकर कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों के इलाज तक के इंतजाम पर डीएम रविंद्र कुमार खुद निगाह बनाकर रखते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 37,000 से ज्यादा हो चुके हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में 2,200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बुलंदशहर से अशोक कुमार, प्राइम न्यूज।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते यानी 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। रेड जोन में जहां पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को काफी रियायतें दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भी 19 जिले रेड जोन में हैं, 35 जिले ऑरेंज जोन में और 20 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। इसी को लेकर प्राइम न्यूज की टीम पहुंची लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पर, जहां हालातों का जायजा लिया गया। इस दौरान एडीजी जोन लखनऊ एसएन सावत ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। हम लखनऊ के बाराबंकी हाईवे पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बाराबंकी फैजाबाद का हाईवे है। जिस तरीके से हाईवे पे लगातार चेकिंग की जा रही है, जो लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही है, उनको रोक रोक करके चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एडीजी जोन एसएन सावत भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। लगातार हाईवे पे जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल भी बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाड़ियों को रोका जा रहा है। गाड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है, वो कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी जोन एसएन सावत जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, तो किस तरीके की सुरक्षा रहेगी और किन किन चीज़ों के खुलने के आदेश रहेंगे उसमें? इस समय हम बाराबंकी एवं लखनऊ के बॉर्डर में है। आप जानते हैं कि लखनऊ जनपद एक तरफ से रेड जोन है और बाराबंकी जनपद ग्रीन जोन में आता है। यहाँ पर काफ़ी पहले एक केस आया था और उसके बाद वो केस नेगेटिव हो गया था, जिसके कारण इसको ग्रीन जोन में भारत सरकार की तरफ से क्लासिफिकेशन किया गया है। ग्रीन जोन में निश्चित रूप से कुछ छूट दी गई है, लेकिन उसको भी ये ध्यान रखते हुए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हो वो मेंटेन हो और किसी प्रकार जमघट ना हो और भीड़ भड़ाका भी बिल्कुल किसी हिसाब से ना हो, रास्ते में लोगों को चलने नहीं दिया जाए। तो ये हम लोग यहाँ पे पालन करा रहे हैं और ये एक मुख्य मार्ग है, मुख्य राजमार्ग है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को जाता है या बिहार को जाता है। यहाँ से जो अन्य प्रांतों से, हरियाणा या मध्य प्रदेश से जो बसें आते हैं, जो व्यवस्थित ढंग से लोगों को लाया जाता है, उनको अपने जगह पे भेजा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति वैसे आ गए जो व्यवस्थित रूप से नहीं आए हैं, तो उनको शेल्टर होम में रखकर इनको क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया जाता है, उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। उसके बाद अगर कोई नेगेटिव पाएंगे तो फिर इनको अपने घर में भेज के होम क्वारंटाइन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एडीजी जोन एसएन सावत जी, जिनका कहना है कि जो लोग बॉर्डर से हो करके चाहे वो बिहार जा रहे हो, फैजाबाद जा रहे हो, तो उनको बाकायदा रोका जा रहा है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी जांच भी कराई जा रही, कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। हालांकि उन लोगों को रोक करके 14 दिन का क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज। वहीं बाराबंकी डीएम आदर्श सिंह से प्राइम न्यूज पर खास बातचीत की गई। आइए देखते हैं। मौजूद हैं बाराबंकी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी आदर्श सिंह जी। सर, किस तरीके से बाराबंकी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था है और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जो 3 जोन अलग अलग बांटे गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, इनमें किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किन किन चीज़ों को खुलने की अनुमति रहेगी? देखिए, आपके पहले प्रश्न का तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर पे ही खड़े हुए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लॉकडाउन का अनुपालन पूरी तरीके से हो और कोई भी वाहन या व्यक्ति जिसके पास नहीं है, जो आवश्यक सेवाओं से, वस्तुओं से संबंधित नहीं है, उसका आवागमन जो है वो ना होने पाए। तभी हम लोग इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बात, जहाँ तक प्रश्न रहा कि रेड जोन का, ग्रीन जोन का, ऑरेंज जोन का, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब राज्य सरकार जो भी आदेश पारित करेगी उसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा जनपद बाराबंकी के सभी निवासियों से कि हम लोग उतनी ही सख्ती से और उतनी ही अनुशासन से और धैर्य से इस लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें जितना अब तक करते आ रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि इस संक्रमण से हम बच सकें। सर, अगर बात की जाए बाराबंकी में, तो बाराबंकी में भी कुछ कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट मिले थे? जी, हमारे एकमात्र कोरोना पॉजिटिव का मरीज़ आया था, लेकिन हर्ष का विषय है कि उसके सैंपल्स जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो बाद में लिए गए वो सारे नेगेटिव आ चुके हैं। वो पूर्ण रूप से उपचारित हो चुका है और उसके संपर्क में जितने लोग थे उन सब के भी सैंपलिंग किए गए, वो सारे सैंपल्स भी नेगेटिव ही आए हैं। तो इस समय बाराबंकी में एक भी एक्टिव केस नहीं है। एक सर बात की जाए, क्योंकि हाईवे पे आप हैं और लगातार जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो उसमें मजदूर भी हैं, तो उनको किस तरीके से रखा जा रहा है? क्योंकि बाराबंकी शहर में या जो आसपास के जो ज़िले हैं उस ज़िलों में इस तरीके का संक्रमण न फैले। देखिए, ऐसा है जैसा मैंने बताया कि कोई भी किसी भी प्रकार का अवैध आवागमन जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और कोई भी व्यक्ति, हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं
कि अवैध रूप से जो है यहाँ पे उसका आवागमन ना हो। जो भी वैध वाहन है जो आवश्यक सेवाओं वस्तुओं से संबंधित है और जो डॉक्टर हैं या अस्पताल से संबंधित हैं वही लोग केवल आ रहे हैं और उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। आपकी तरफ से किसी तरीके की कोई गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हो? नहीं, हमारी तरफ से गाइडलाइन जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन अभी भी पूरी सख्ती और अनुशासन से हमें पालन करना है। यही मेरा एक वाक्य में अगर कोई गाइडलाइन है तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला अधिकारी बाराबंकी, जिनका कहना है कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज़। यूपी का नोएडा कोरोना की चपेट में है। लगातार यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब कोरोना के खिलाफ जंग में खुद जिले के सीएमओ कूद पड़े हैं और घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग और जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का हब बना नोएडा। 150 से ज्यादा मामले, 90 को किया गया ठीक। सीएमओ दीपक ओहरी ने संभाला मोर्चा। घर घर जाकर कर रहे हैं स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग की 16 टीमें स्क्रीनिंग में लगी। सैनिटाइजेशन का काम भी कर रही है मेडिकल टीम। कोरोना का हब बन चुके नोएडा में लोगों को बचाने के लिए खुद जिले के सीएमओ दीपक ओहरी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सीएमओ की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की 16 टीमें झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में एक एक घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य चेकअप और स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। नोएडा के खासकर सेक्टर 6, 8 और 9 में मेडिकल टीमें कैंप लगाकर घर घर जाकर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के काम को अंजाम दे रही हैं। हमारी 16 टीमें आज लगी हुई हैं, जिसमें चार टीमें हमारी सेक्टर 8 में है, सेक्टर 5 में है, सेक्टर 9 में है, 10 में है। तो 16 टीम हमने लगा रखी हैं जो कि ये काम कर रही हैं। और हमारे एसीएमओ और मैं स्वयं यहाँ पर इसकी विजिट कर रहा हूँ। अभी 8 सेक्टर में पूरी झुग्गी झोंपड़ी मैंने स्वयं देखी है और सैनिटाइज कराई है। और जितने लोग पेशेंट थे उन सबको जो है सिम्टोमेटिक क्वारंटीन करवाया और क्वारंटीन कराने के बाद उनको आगे देखेंगे कि सैंपलिंग कराएंगे। अगर सिम्टोमेटिक है सैंपलिंग कराएंगे, इसके बाद आगे डिसाइड करेंगे। सीएमओ ने यह भी बताया कि अब तक जिले में 155 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और राहत की बात यह है कि अब तक 90 से ज्यादा मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 155 पेशेंट हैं आज तक। 8 में आए थे, 9 सेक्टर 8 के 8 पेशेंट थे, 9 पेशेंट थे। 8 पेशेंट जो है हमारे पहले से ऑलरेडी क्वारंटीन है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी तरफ नोएडा के 4 और इलाकों को सील कर दिया गया है। इनमें सेक्टर 10 का स्लम एरिया, ममूरा क्षेत्र और सेक्टर 66 के साथ ही सेक्टर 48 शामिल है। आपको बता दें कि नोएडा में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई है। अब तक 90 से ज्यादा लोगों को ठीक किया गया है और 60 से ज्यादा मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज गौतम बुद्ध नगर में नए 4 पेशेंट कोरोना के आए हैं। अगर टोटल बात की जाए तो संख्या की टोटल जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की 159 की है और जो सही होने वाले जो पेशेंट हैं वो 94 हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में आज 3 नए और हॉटस्पॉट बढ़ा दिए गए हैं, सेक्टर 10 और सेक्टर 66 और सेक्टर 48। तीनों जो हॉटस्पॉट एरिया वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी घरों में जा रही है, वार्ता कर रही है और सभी पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही है। वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं और हर जितने भी उनके आने जाने के रास्ते वहाँ पे पुलिस की नाकाबंदी है। देखना ये होगा कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से कब हिदायत मिलेगी। नोएडा से विजय गौड़, प्राइम न्यूज़। लॉकडाउन को लेकर राजधानी लखनऊ में गोमती नगर का इलाका जो पॉश इलाकों में गिना जाता है, वहां पर रोज करीब 2,500 से 3,000 लोगों को खाना खिलाने का काम बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव कर रहे हैं। रामनिवास यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक किचन भी बनाया हुआ है। यहां पर आए दिन करीब 3,000 से 4,000 लोगों का खाना बनता है और उसके बाद पैकिंग करके एक लंबी कतार में लगे लोगों को फूड पैकेट्स बांटे जाते हैं। कोरोना को देखते हुए 2 हफ्तों के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सहमति के बाद लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके और उसके बाद कल ये निर्णय लिया गया कि अब इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले थे उनकी भूख का इंतज़ाम कैसे होगा। सरकार कोशिशें बहुत कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसा तबका है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फूड पैकेट्स या फिर खाने की चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कितना आगे निकल कर आ रहे हैं। और इसी का एक नज़ारा हम राजधानी लखनऊ का हम आपको दिखाएंगे। राजधानी लखनऊ में करीब 37 दिनों से कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से, कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। रोज़ करीब 2 से 2,500 लोगों की गिनती जो है वो यहाँ से खाने ले जा रही है। और देखिए किस तरह से चीज़ों का पालन भी हो रहा है। टेबल रखी गई है, टेबल पर खाना रखा गया है और एक एक करके, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो या फिर व्यक्ति हो, कोई भी है, वो आकर एक एक फूड पैकेट्स जो हैं यहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है, लोगों के जहन में यही है कि आखिर इस लॉकडाउन में भूख का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा। एक बहुत ही लंबी कतार यहाँ से वहाँ तक लगी हुई है और अब हम बात करेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ से ये इंतज़ाम किया जाता है। रामनिवास जी जो हैं वो करीब 37 दिनों से ये इंतज़ाम कर रहे हैं। सर, रोज़ लगभग कितने लोगों का खाना यहाँ से आप लोगों की तरफ से बांटा जा रहा है? 15 से 1,500 लोगों का, मतलब 1500 से 2,000 बीच के खाना रोज़ बट रहा है यहाँ। और सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह ढकने की, इससे मतलब मास्क नहीं है तो कपड़े से, मतलब हर व्यक्ति को एक कंडीशन लगाई गई है कि जब तक मुंह नहीं ढकेंगे हम भोजन आपको नहीं देंगे या बाद में देंगे। इसलिए सारे लोग पूरा नियमों का पालन कर रहे हैं। हम लोग लगातार बांट रहे हैं 37 दिन से। कितने लोगों की आपकी टीम है, कितने लोग मिलकर आप लोग ये काम कर रहे हैं और क्या सोचा? क्योंकि जैसा कि एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि मजदूरों को खाना कैसे मिलेगा, जो लोग फंसे हुए हैं, अभी अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनके पास काम नहीं है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, कैसे ये कदम आपकी तरफ से? हम लोग 1,500 से 2,000 लोग यहाँ देते हैं। बाकी जैसे पुलिस या प्रशासन लोग कहते हैं कि पैकेट वहाँ पहुँचा दीजिए, तो उनके लोग आते हैं, ले जाते हैं। तो 400-500 पैकेट वो भी ले जाते हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं, अवधेय जी, ऐसे हम लोग 5-7 की टीम है मिलकर हम लोग आज जो है 37 दिन से लगातार चला रहे हैं इसको। 37 दिनों से लगातार 1,500 से 2,000 लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। दिन में और रात में भी ये खाना मुहैया कराया जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ है, ये खाना बनता कहाँ है, वहाँ पर हम आपको लेके जाएंगे कि किस तरह से लोगों का जो सहयोग है वो बदस्तूर जारी है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सामने हमारे ये फूड पैकेट्स रखे हुए हैं। बाहर जो भीड़ मौजूद है उन सबको ये फूड पैकेट्स पहुंचाए जाएंगे। और इसके साथ ही जो अंदर है, जो किचन यहाँ पर बनाया गया है, उस किचन में भी लगभग सभी तरह की व्यवस्थाएं करी गई हैं। अगर आपको एंट्री करनी है तो एंट्री के समय पे ये आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो ये किचन है जहाँ पर ये खाना बनाया जा रहा है, ये पूड़ियाँ तल रही हैं और उसके बाद सामने वहाँ पर फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। वो फूड पैकेट्स तैयार होने के बाद यहाँ पर बाहर लाए जाते हैं और उसके बाद लोगों को बांटे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल भूख का ही था कि आखिर भूख का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग हैं राजधानी लखनऊ के जो लगातार लोगों की भूख का इलाज कर रहे हैं। लखनऊ से दीपक के साथ नितिन कुमार, प्राइम न्यूज़। कोरोना वायरस ने मेरठ के जौनी क्षेत्र के सिवाल खास विधानसभा में पैर पसारना शुरू कर दिया है। सिवाल खास निवासी 27 वर्ष अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 2 में काफ़ी समय से किडनी का मरीज है। अब्दुल कलाम डायलिसिस कराने के लिए मेरठ गया तो हॉस्पिटल वालों ने पहले कोरोना का टेस्ट किया। कोरोना टेस्ट में अब्दुल कलाम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद सिवाल खास वासियों में दहशत है। वहीं प्रशासन ने सिवाल खास कस्बा के वार्ड नंबर 2 को पूरी तरीके से सील कर दिया है। मेरठ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए मेरठ शहर की तो अब तक 115 कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या हो चुकी है। वहीं इलाज के दौरान 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अभी स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है कि मेरठ में एक कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति पाया गया था, जिसके इलाज रिपोर्ट में नेगेटिव दिखा था, लेकिन दिल्ली में जब उसको रेफ़र किया तो वहाँ उसकी मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसको लेकर मेरठ की अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो यहाँ लापरवाही देखने को मिली। वहीं मेरठ में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है तो मेरठ में अब तक 24 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कर दिया है, जहाँ लगातार सैनिटाइजर किया गया है। लगातार जिस तरह का पुलिस प्रशासन वहाँ निगाहें बने हुए हैं कि किस तरीके के और कोरोना संक्रमित जो लोग हैं वो उनको लगातार टेस्ट लिया जा रहा है कि कोई अगर इस तरह की संख्या बढ़ रही है तो उसको लेके स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बात की जाए तो मेरठ के देहात क्षेत्र में भी अभी एक कोरोना पॉजिटिव की मरीज की पुष्टि हुई
गई है, जिसे सिवाल खास का निवासी है और अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे लेके गई है। जिस तरह से हम बात की जाए मेरठ शहर में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, तो इसलिए मेरठ शहर मेरठ रेड जोन में है। तो यहाँ पे प्रशासन ने भी नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। अब सड़कों पे बेवजह कोई आवाजाही नहीं करेगा। अगर कोई निकलता है तो उसके पास होगा तो तभी मान्य होगा बाहर निकलना, या कोई ज़रूरत काम होगा तो उसका परिचय देने के बाद ही वो अपने किसी दूसरे स्थान पर जा सकता है। लेकिन अब बेवजह सड़कों पर कोई भी घूमेगा तो पुलिस प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। अब देखना है जिस तरह से लगातार मेरठ शहर में कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से लगाम लगाता है। कैमरा पर्सन विशाल कश्यप के साथ अमित सैनी, प्राइम न्यूज़, मेरठ। बस्ती में कोरोना वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई से लौटे व्यक्ति में शुक्रवार को कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद उस व्यक्ति के संपर्क में आए कुछ और लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 7 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताते चले कि इन लोगों को 28 अप्रैल को हरैया में क्वारंटाइन किया गया। इसके साथ ही बस्ती जनपद में अब कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 17 हो गई है। के नए 7 मामले सामने आए हैं। बस्ती जिले में हरैया जो है वहाँ पे जो केंद्र था वहाँ पे करीब 7 जो नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये महाराष्ट्र से आए हुए थे और इनको वहीं पे क्वारंटाइन किया जा रहा था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बस्ती जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या टोटल 31 पहुँच चुकी है। यहाँ तक जो मौजूद मरीज हैं वो इस समय 17 हैं और 13 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बस्ती जिले में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं। बस्ती के डीएम आशुतोष रंजन और एसपी हेमराज मीरा पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हम खड़े हैं यहाँ पे कंपनी बाग चौराहे के पास। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और आने वाले जो लोग हैं इस हॉटस्पॉट के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक बस्ती जिले में जो अधिकारी हैं, जहाँ हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ बस्ती। और यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।